हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SV फॉर SP में। कल हमने SSC GD 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 के प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज मैथ में उसके आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कल की क्लास में जो भी SSC GD के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराई थी, आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अभी मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करा रही हूँ ताकि आप सब अपने एग्ज़ाम में लेवल का अंदाज़ा लगा सकें कि SSC GD के एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने से आप पर्सनली ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है। कुछ दिन बाद आपको मैथ की टॉपिक वाइज क्लास कराई जाएगी जिसमें मैं आपको प्रश्नों को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी और हर प्रश्नों को कम से कम समय में एग्ज़ाम में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। यानी हर एक क्वेश्चंस हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में शॉर्ट में प्रश्न को कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप एग्ज़ाम में प्रश्नों को अगर डिटेल में करने लग जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए समझने के लिए तो मैं आपको डिटेल में प्रश्नों को सॉल्व करके समझाऊंगी, लेकिन उसी प्रश्न को शॉर्ट में कैसे करते हैं एग्ज़ाम में, मतलब हर प्रश्नों को 5 से 10 सेकेंड में कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। एक अच्छी बात ये भी है कि जब मैं टॉपिक वाइज क्लास लूँगी तब उसमें आप ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में एक चैप्टर से जितने भी टाइप्स के प्रश्न बनते हैं वो सब प्रश्नों की मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूँगी कि आप किसी भी चैप्टर से कोई भी मैथ का प्रश्न हो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। कल के क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के कुछ प्रश्न शेष रह गए थे, आज उसे डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास को जिसने भी नहीं देखा है उस क्लास को भी आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न में दिया है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI जिसको बोलते हैं CI पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। यानी कोई राशि है, कोई राशि अगर आप यहाँ पे 100 मानते हैं तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप कोई राशि x मानते हैं तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 ईयर बाद ये स्वयं का क्या हो जाएगा, 5 गुना यानी कि 5x। अगर यहाँ पे आप 1 मानते हैं तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में ऐसा दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, यानी कि ये जितना है उसका ये 5 गुना हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। मान लेते हैं कि कोई राशि क्या है, 1 है, वो 3 वर्षों बाद अपने आप का क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता है। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 ईयर में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि जो ब्याज का संयोजक वार्षिक किया गया है, ब्याज का संयोजक वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना होगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि 3 वर्षों में ये राशि अपने आप का 5 गुना हो जाता है, तो ये राशि कितने वर्षों में अपने आप का 125 गुना होगा, 125 गुना। तो क्या करते हैं, अगर ये 3 वर्षों में 1 से 5 हो जा रहा है यानी कि स्वयं का 5 गुना हो जा रहा है, तो अगले 3 वर्षों में क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना 25 हो जाएगा। यानी कि इसका हम जब 5 गुना कर रहे हैं तो 5 हो जा रहा है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो अगले 3 ईयर में क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा, और अगले 3 ईयर में इसका 5 गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 125। ये क्या है, अगले 3 ईयर में। और प्रश्न में क्या पूछा है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना होता है, और कितने वर्षों में पूछा है, कितने वर्षों में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकल के आ गया है, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 वर्ष, 3 वर्ष और 3 वर्ष, टोटल क्या निकल के आ गया, 9 ईयर। 9 वर्ष में ये राशि अपने आप का 125 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, पहला।
इस प्रश्न का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी हम आपको यहीं पे बता देते हैं। ऐसे अगर आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वो शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं कि उस प्रश्न ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। इस यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है कि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। एक राशि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 5, और इसके पावर क्या है, इसके पावर आप लोग देखो 1 है। इस 1 यूनिट को किसके इक्वल कर देते हैं, 3 ईयर के, 3 वर्ष के इक्वल कर देते हैं। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि कोई राशि अपने आप का 5 गुना हो जाता है, तो हम क्या करते हैं 5 लिख लेते हैं, और उसके पावर क्या है, 5 के पावर तो 1 ही होता है ना, किसी भी संख्या के पावर में क्या होता है 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे 5 के पावर क्या था, 1 यूनिट था, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 3 ईयर के बराबर है। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल कर लिया है। अब 1 यूनिट बराबर 3 ईयर, तो प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि स्वयं का 125 गुना कितने वर्षों में होगा, स्वयं का 125 गुना। तो यहाँ पे 125 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3, तो 3 को 3 यूनिट लिख लेते हैं, 3x 3 यूनिट। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 125 को हमने ऐसे लिख लिया। अब 1 यूनिट बराबर हमें पता चल गया कि 3 ईयर है, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणते 3 यानी कि 9 वर्ष। आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया हमने। ये दोनों तरीका बहुत ही इजी है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये बेस्ट पड़ता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा इजी होता है। बस क्या करते, इक्वल कर लेते हैं, वर्ष को यूनिट के इक्वल कर लेते हैं, और फिर जितना पूछा रहता है उसको ऐसे कन्वर्ट करके, और 1 यूनिट की वैल्यू जितनी दी होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और निकल के आंसर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में दिया है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना विकेट लिए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है, इंग्लिश में मोड कहते हैं। यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है, इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आई है, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है उसको हम बहुलक कहते हैं। बहुलक अर्थ से, इस जो वर्ड है, वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे कि बहुलक मतलब कि जो संख्या बहुत बार आई है। इसमें आप लोग देखो कि कौन सी संख्या है जो बहुत बार आई है। यहाँ पर 0 तो 3 बार आया है, और ये जो 3 है यहाँ पर है 1 बार, 4 1 बार, 5 भी 2 बार है। यहाँ पर आप लोग देखो जो 2 है यहाँ पर आया है, यहाँ पर है, और यहाँ पे, यानी 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है। यहाँ पर है और यहाँ पे है, और बाकी संख्याएं इससे कम बार आई हैं, या तो 2 बार आई हैं, या 3 बार आई हैं, या 1 बार आई हैं। तो 2 क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, वही इस डाटा का बहुलक होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर है, 2 क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में, दिन पूछ रहा है, तो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न में जैसा कहता है हम उसे वैसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कह रहा है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनिल, दीपक के लिए कैपिटल डी लिख लेते हैं, और दिनेश के लिए D1 लिख लेते हैं। ये D से क्या हो गया, दीपक, और D1 से दिनेश। अब ये तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 35। आगे कह रहा है प्रश्न में अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को, मतलब कि जब ये तीनों मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में।
तो जो काम ये तीनों मिलके करते हैं, सेम उसी काम को प्रश्न में कह रहा है कि अनिल तथा दिनेश मिलकर करते हैं तो 60 दिन लग जाते हैं। 2 लोग मिलकर करेंगे तो ज़्यादा दिन लग जा रहा है, और जब इसी काम को 3 लोग मिलकर करेंगे तो कम दिन में यानी 35 दिन में हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनिल को ए से और दिनेश को, यहाँ पर दिनेश को हमने किससे लिखा है, D1 से, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं D1। अब ये जब दोनों मिलके ये कितने दिन में करता है, 60 दिन में, तो यहाँ पे लिखते हैं 60। तो पहले जब दे रखा है कि ये तीनों मिलकर कार्य को इतने दिन में करते हैं और ये दोनों मिलकर कार्य को इतने दिन में करते हैं, तो हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि जो भाग 35 से भी चला जाए और वही उससे भाग 60 से भी चला जाए, यानी कि हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि दोनों से वो संख्या कट जाए। तो हम यहाँ पे 35 और 60 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 420। आप लोग यहाँ से करोगे 7 गुणते 5 और यहाँ पे होगा 12 गुणते 5, तो यहाँ से हम 12 को कॉमन ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं और 7 को ले लेते हैं, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 420 आएगा। क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है ऐसी संख्या लेना जो 35 से भी कट जाए और वो संख्या 420, 60 से भी कट जाएगा और 35 से भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 420। जब 35 से 420 में हम भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 12। और 60 से जब 420 में हम भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 7। अब यहाँ पे ये क्या निकल के आया है, क्षमता, इफिशियंसी निकल के आई है। और ये क्या था, ये प्रश्न में दे रखा था कि तीनों मिलके इतने दिन में कार्य करते हैं और ये दोनों मिलके इतने दिन में कार्य करते हैं, यानी कि ये दिन दे रखा था, डे, ये डे दे रखा है। ये इफिशियंसी कहाँ से निकल के आई है वो तो आपको पता चल गया होगा कि हमने 35 से 420 में भाग दिया है, लेकिन ये क्षमता का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो ये तीनों है ना, तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं, तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 35 दिन में ये 420 काम करते हैं। सेम वैसे ही ये दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 60 दिन में कितना काम करेंगे, 420 काम करेंगे। जब 60 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 420 निकल के आएगा। इसका मतलब यही होता है इफिशियंसी का मतलब। जैसे कि अगर हम आपको बोल दें कि आप एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 15। अगर एक दिन में आपकी क्षमता क्या है, एक दिन में 3 काम करने की, तो 5 दिन में आप कितना काम करेंगे, तो टोटल काम क्या निकल के आ जाएगा, 15 कार्य, यानी ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। आपकी क्षमता है कि एक दिन में आप 3 काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में 15 काम। अगर मैं आपसे प्रश्न में ये बोल दूं कि आपकी कार्य क्षमता क्या है, आपकी इफिशियंसी है कि एक दिन में आप 3 काम करते हैं, एक दिन में अगर आप 3 काम करते हैं तो 15 काम को आप कितने दिन में करेंगे। अगर एक दिन में आप 3 काम करते हैं तो 15 काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या करते हैं, टोटल कार्य जो होता है, टोटल काम, उसमें हम क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, 15 में जब 3 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 5। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 5। प्रश्न यहाँ पे ये था कि जब एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी आपकी कार्य क्षमता एक दिन में 3 है, तो 5 दिन में कितनी हो जाएगी, 5 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि अगर आप एक दिन में 3 काम करते हैं तो आपके पास टोटल काम क्या है, 15 काम है। टोटल आपको 15 काम पूरे करने हैं और आपको पता है कि आप एक दिन में 3 काम कर सकते हो, तो 15 काम को आप कितने दिन में करोगे, 5 दिन में। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक दिन में अगर आप 2 काम करते हैं, एक दिन में अगर आप 2 काम करते हैं, टोटल काम है 20, टोटल काम करने को कितना है, 20 है, टोटल वर्क हो गया ये, और आपकी ये इफिशियंसी हो गई, यानी कि आपकी ये कार्य क्षमता क्या है, 2 है। एक दिन में आप 2 काम कर सकते हैं और आपके पास 20 काम है, तो 20 काम को आप कितने दिन में पूरा कर लेंगे। हम आपसे दिन पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 20 में 2 से भाग दे देंगे, इस 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 10, यानी कि 10 दिन में आप 20 काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास
एक दिन में 2 कार्य करने की क्षमता है, 2 काम करने की क्षमता है, तो आप 10 दिन में 20 काम को पूरा कर लेंगे। तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। अगर इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछ दूँ, इस प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि टोटल काम क्या है, अगर यहाँ पर टोटल कार्य 20 दे रखा है और आप इसे 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, टोटल काम क्या है 20 है और आप इसे 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो आपको इफ़िशियंसी बतानी है, यानी कि आपका कार्य क्षमता कितना है, यानी कि आप एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 20 में, यानी कि इसमें इस 10 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। 20 में जब आप 10 से भाग देंगे तो 2 निकल के आएगा, और ये 2 क्या है, इफ़िशियंसी है, आपका कार्य क्षमता है कि आप एक दिन में 2 कार्य करते हैं। सेम वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। हमें यहाँ पर प्रश्न में दिन दे रखा था, यहाँ पर इन तीनों का दिन दे रखा था कि ये तीनों मिलके 35 दिन में कार्य को करते हैं और ये दोनों मिलके 60 दिन में काम करते हैं। तो हमने क्या किया कि ऐसा नंबर लिया कि जो ये दोनों से कट जाए, तो वो नंबर क्या था 420। ये 420 क्या था, टोटल वर्क था। हमने टोटल वर्क मान लिया कि 420 है, कोई भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नंबर लिया है कि 420 से ईजिली भाग चला जाएगा, 420 में भाग चला जाएगा 35 और 60 से। जब हमें पता है कि टोटल काम 420 है और 420 काम को हम 35 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम एक दिन में कितना काम करते हैं, इफ़िशियंसी हम कैसे निकालेंगे। 420 में 35 से भाग देने पर क्या निकल के आया, 35 से जब हमने भाग दिया तो क्या निकल के आया 12। सेम वैसे ही 420 में जब हमने 60 से भाग दिया तो क्या निकल के आया है 7। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं। अब आगे करते हैं। प्रश्न में यहाँ पर पूछ रखा है कि दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिन में करता है। तो यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, ये अनिल प्लस दीपक, ये दीपक हो गया और ये दिनेश, दिनेश को D1 से हमने लिखा हुआ है। इसकी इफिशियंसी क्या है 7। ये तीनों मिलके एक दिन में 12 कार्य कर सकते हैं, ये तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। और यहाँ पर दे रखा है अनिल और दिनेश की इफिशियंसी क्या दे रखी है 7, यानी कि ये दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अनिल और दिनेश की वैल्यू, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, D प्लस A प्लस ये क्या है दिनेश, ये अनिल हो गया और ये दिनेश हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू क्या है 7 है। यहाँ पे इन दोनों की इफिशियंसी क्या निकल के आई है 7 है, और ये तो दीपक है ही, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 7 प्लस D इक्वल टू 12, यानी D की इफिशियंसी क्या निकल के आ गई 5। D बराबर क्या निकल के आ गया 5। पाँच क्या है, D की इफिशियंसी है, यानी कि D एक दिन में 5 काम करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर दीपक की इफिशियंसी 5 है और टोटल काम क्या है 420 है, तो क्या करते हैं 420 में हम जब 5 से भाग दे देंगे, यानी दीपक एक दिन में 5 काम करता है, तो 420 काम को कितने दिन में करेगा, तो 420 में हम जब 5 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 84। भाग देने पर दीपक 84 दिन में 420 काम को कंप्लीट कर लेगा। 420 क्या है टोटल वर्क है, यानी कि 420 कार्य को जब ये तीनों मिलके किए हैं तो 35 दिन में किए हैं। जब 420 कार्य को अनिल और दिनेश जब मिलके किए हैं तो कितने दिन में किए हैं 60 दिन में। और जब दीपक अकेला इस काम को किया है तो कितने दिन में किया है 84 दिन में। ये इस प्रश्न का आंसर है। इस टाइप के जितने भी टाइम एंड वर्क के प्रश्न हैं, मैं वो सब आपको जब डिटेल क्लास लूँगी तो उसमें आपको टॉपिक वाइज जो भी क्लास रहेगा उसमें ऐसे प्रश्न की मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूँगी, जिससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को कल मैंने छोड़ दिया था, आप सबको दिया था करने के लिए। इस प्रश्न को करते हैं। आप लोग को पता होगा ऐसे प्रश्न सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे।
यानी कि सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना, और उससे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब हम 4 में 2 का भाग देंगे क्या निकल के आएगा 2, और 6 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, +4 निकल के आ जाएगा। अब इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 13/4। हमने इसका गुणा किया है और इसको 1 को ऐड कर दिया है। अब ये क्या है, 5 सही 1/2। इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 और 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11/2। ये माइनस है, ये ऐसे ब्रैकेट है। अब इसको ब्रैकेट को ये माइनस से क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं माइनस यहाँ पे। अब इस पूरे को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 4 क्या लेंगे, एलसीएम, 2 से भाग करेंगे और फिर 11 से गुणा कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 और 11 से गुणा करेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा 22, और ये क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 16। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा -7/4, यानी इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा -29, और उसमें से 22 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -7, और इसका यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न भी 2019 में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद चलिए करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, हम भाग देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 10 है और ये 1 है, इसको तो माइनस कर ही सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 9। 10 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +14/3। जब ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 41/3। यानी ये पूरे ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया है तो क्या निकल के आया है 41/3। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अभी ये भी है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 5/3 से इसको क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/3, और ये ऐसे गुणा हो गया, और ये भाग है तो यहाँ पे लिखते हैं भाग, और ये क्या है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 में 3 का गुणा करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31/3। आपको सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया है तो निकल के आया है 41/3, और उसके बाद ये जैसे था हमने उसको वैसे लिख दिया है। और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो हमने यहाँ पे गुणा लिख दिया है। अब इस पूरे को सॉल्व कर देते हैं, तो पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 31/3, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ये नीचे वाली क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, हर में, हर अंश में चला जाता है, और अंश हर में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 3 × 3, और अपॉन में क्या आएगा 5 × 41। ये क्या होगा, 1 3 से 1 3 कट रहा है। अब 31 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 93, और जब 41 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 205। आप लोग देख लो, यहाँ से ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ये इस प्रश्न का आंसर है। सबसे पहले आप लोग को प्रश्न में क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाद इसको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ प्रतिशत 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/5।
आप लोग को ये सब तो आ ही रहा होगा ना कि 20% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 20 में 100 से भाग दे देते हैं परसेंटेज हटाने के लिए। तो जब हम इसको कटाएंगे 20 से तो क्या निकल के आता है 1/5। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 20% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इतना आया है। ये 5 क्या है, ये क्रय मूल्य है, यानी कि यहाँ पे ये CP लिखते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ये प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु को इतना में खरीदा गया तो इस पे लाभ कितने का हुआ 20% का, यानी जब 20% को 1/5 किया तो लाभ कितने का हो रहा है 20% का लाभ बोले या फिर 1 का लाभ बोले, बात एक ही है। 5 पर 20% का लाभ हुआ यानी कि 5 पर 1 का लाभ हुआ। अगर हम CP को 5 ले लेते हैं और लाभ का मतलब क्या होता है, अगर 5 क्रय मूल्य है और उस पर लाभ हुआ है यानी 1 का लाभ हुआ है तो कितना हो गया विक्रय मूल्य, कितना हो गया 5 + 1 यानी क्या हो गया 6 हो गया, 6 यूनिट, और ये 5 यूनिट। यानी कि पहले हमने क्या किया है 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, और ये क्या है प्रश्न में दिया है कि 20% का लाभ होता है। तो 20% का मतलब क्या हुआ 1 का लाभ होता है, 5 पर 1 का लाभ होता है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 और 1 को ऐड कर देंगे, लाभ का मतलब क्या होता है ऐड करना, तो ऐड कर दिया तो क्या आ गया विक्रय मूल्य 6 यूनिट आ गया और क्रय मूल्य 5 यूनिट। प्रश्न में दिया है कि क्रय मूल्य कितना है 220 रुपये है और हमने यहाँ पे निकाला है कि क्रय मूल्य 5 यूनिट है। अब क्या करते हैं इसको इक्वल कर देते हैं, तो 5 यूनिट 220 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 44। ये कटेगा तो आ जाएगा 44, 1 यूनिट बराबर 44। प्रश्न में पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे विक्रय मूल्य क्या है 6 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 44, तो 6 यूनिट बराबर 6 × 44। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 264। ये क्या है विक्रय मूल्य है, यहाँ पर ऑप्शन C सही है। यहाँ पर 20% है तो सबसे पहले ना ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और बोलता है कि लाभ है तो ये जो होता है ना जितना परसेंट लाभ है यानी 20% का लाभ है तो यानी 1 का लाभ है, कितने पर 5 पर 1 का लाभ है। 20% का मतलब होता है 1। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि 5 का 20% क्या होता है, ये ऊपर वाली संख्या होती है, नीचे वाले का इतना परसेंट ये ऊपर वाली संख्या होती है। तो आपको समझ में आया होगा, हमने लाभ को ऐड कर दिया है तो क्रय मूल्य में लाभ को ऐड कर देंगे तो क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य 6 यूनिट था, फिर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर ली थी तो हमने क्या किया है 44 का गुणा कर दिया है तो निकल के आ गया इतना। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी SSC GD का प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। इतने का यहाँ पर इतना और इतना दे रखा है, पूछा है महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे पूछ दें 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे फैक्टर करेंगे। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मतलब कि जो मैच कर रहा है वही महत्तम समापवर्तक होता है। 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा 5 होगा। ऐसे ही हम बोल दें कि 35 और 15 में महत्तम समापवर्तक क्या है, तो ये क्या है 5 × 7 और ये क्या है 3 × 5। तो इसमें कॉमन क्या है, ये 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। ये दे रखा है तो इसको लिखते हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 5, और इसको लिखते हैं 3 की पावर 3 × 5 के पावर 2। अब यहाँ पर कॉमन क्या है
ये तो 2 के पावर 3 है, ऐसा तो नीचे 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। अब क्या बचा, ये, तो ये 3 के 5 है कहीं, नहीं है, 3 के पावर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 के पावर 3 है। तो 3 के पावर 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। तो इसमें क्या है, इसमें 3 के पावर 3 भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 है इसमें तो 3 के पावर 3 भी है, सिर्फ यही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 के पावर 3, क्योंकि ये मैच कर रहा है, ये यहाँ पर है, इसमें है, तो हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखो 5 के पावर 2 है कहीं, तो अब तो है ही नहीं, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, इसको आंसर मान लेते हैं, क्योंकि यही आंसर होगा। जहाँ पर जो मिलेगा ऊपर और नीचे दोनों जगह मिलना चाहिए। यहाँ पर 3 के पावर 3 यहाँ पर भी था और 3 के पावर 5 यहाँ था, तो इसके अंदर 3 के पावर 3 तो है ही, तो हमने ले लिया है इसको। अब ये नहीं था यहाँ पे, कहीं भी नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया। ये भी नहीं है नीचे, तो हमने क्या किया है, इसको भी छोड़ दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ये एडवांस मैथ के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ही बेसिक होता है और इजी भी होता है। देखिए इस प्रश्न को, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना दे रखा है, इतना सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम इसे एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कितना, किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें साइड पता ही नहीं है। साइड पता होगा तब तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें नहीं पता कि साइड है क्या। लेकिन यहाँ पर वर्ग का विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है। विकर्ण क्या होता है, ऐसे वर्ग है तो ये क्या है, विकर्ण है, ये सब विकर्ण है। इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 10 करनी में 2, और पूछ रहा है प्रश्न में कि भुजा यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो करते हैं इसे, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, करनी में 2 इंटू भुजा, यानी हम साइड लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर होगा। ये किसके बराबर होता है, विकर्ण के बराबर। विकर्ण बराबर क्या होता है, करनी में 2 इंटू भुजा, और विकर्ण में यहाँ पर क्या दे रखा है, विकर्ण की लंबाई क्या दे रखी है, 10 करनी में 2। तो हम क्या करते हैं, इसके इक्वल कर लेते हैं, इसके इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 करनी में 2। विकर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इतना होता है, करनी में 2 इंटू भुजा, और यहाँ पर वर्ग का विकर्ण ऑलरेडी दे रखा है कि 10 करनी में 2 है। तो अब यहाँ से ये कट जाएगा, फिर भुजा बराबर क्या निकल के आता है, 10। कटने के बाद ये कट जाएगा, तो भुजा बराबर क्या निकल के आता है, 10। अब यहाँ से हम क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है पूछा है, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, और हमें पता चल गया कि भुजा क्या है, 10 है। तो हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, 100। ये इस प्रश्न का आंसर, ये क्या है, क्षेत्रफल है। सबसे पहले हमने क्या किया, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को कर पाओगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुक्का नहीं मार सकते इसमें, और तुक्का मारना भी नहीं है। आप इतना छोटा सा तो फॉर्मूला है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है करनी में 2 इंटू भुजा, फिर यहाँ से ये कट जाता है, यहाँ से भुजा की वैल्यू निकल के आ जाती है, और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसका 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 100 आंसर निकल के आ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न एवरेज का है। प्रश्न में दिया है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, यानी 1 किग्रा बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किग्रा, मतलब कि 22 छात्रों का आरंभिक औसत वजन कितना है, 31 किग्रा है, तो अध्यापक का वजन क्या है, यानी कि टीचर का वेट पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है। कल हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा बटे में नंबर ऑफ डाटा। ये डाटा हो गया और ये भी सम ऑफ डाटा। ये क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर ए बी सी इसका एवरेज पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ए बी सी को ऐड कर लेते हैं और जितने संख्या होती हैं उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कितने हैं, 1 2 और 3, तो इसे भाग दे देते हैं, तो यही औसत निकल के आ जाता है। सेम वैसे ही अगर आपसे पूछ दिया जाए 5 10 और 20 का औसत क्या होगा, 20 का औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। अगर एवरेज पूछता है तो हमने बताया ना कि सम ऑफ डाटा, यहाँ पर ये सम ऑफ डाटा, हम क्या करते हैं, इस डाटा को ऐड कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है औसत बराबर, अगर इसका औसत पूछा जाएगा तो हम करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 20 10 30 और 5 35। अब इसको हमने ऐड कर लिया। अब अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ डाटा, यानी कि ये जितने हैं नंबर, ये जितने हैं इनकी संख्या को लिख देते हैं, डाटा की संख्या को लिख देते हैं। तो ये कितनी संख्या है, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। ये क्या है, औसत निकल के आ जाता है। एवरेज बराबर 5 10 और 20 का औसत क्या निकल के आ जाएगा, 35/3। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ऐसे प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक भी है, एवरेज हम आप लोग को निकालना सिखाएंगे, जो आप 2 सेकेंड में निकाल लोगे एवरेज को। लेकिन हम जब आपको टॉपिक वाइज क्लास कराएंगे तो उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक से एवरेज निकालना सिखाएंगे। अभी हम आपको डिटेल में ऐसे प्रश्न को समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आपको समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में कैसे करना है वो तो हम आपको बता ही देंगे। अभी आप लोग प्रश्न को समझिए और सॉल्व करिए। तो एवरेज बराबर क्या पता चल गया, सम ऑफ डाटा, यानी डाटा को ऐड कर देते हैं और जितनी डाटा होती है उसको अपॉन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि 22 छात्रों का समूह, यानी कि 22 छात्रों का औसत वजन कितना है, 31 है। अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि छात्र क्या है, 22 है और उनका वजन कुछ ना कुछ होगा। 22 छात्रों का वजन जो भी होगा, हमें सम नहीं पता कि कितना है, लेकिन हमें पता है कि इसका 22 छात्रों का सम ये हो गया, सम हो गया। एवरेज बराबर क्या हमने बताया अभी आपको, सम अपॉन में क्या लिख लेते हैं, 22, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि छात्र कितने हैं, 22 हैं, यानी संख्या दे रखी है, तो हमने अपॉन में क्या लिख लिया, 22। और एवरेज यहाँ पर दे रखा है कि 22 छात्रों का एवरेज क्या है, 31 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 31। यही तो बताया हमने कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ डाटा। तो हमें तो इसका सम नहीं पता है, सम पता ही नहीं है कि क्या है, मतलब 22 छात्रों के वजन का योग कितना है हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर प्रश्न दिया है कि 22 छात्र हैं और उनका औसत वजन 31 है। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा, यानी कि 22 छात्र हैं और उनका औसत वजन कितना है, 31 है, और यहाँ पर ये सम है। तो क्या हम जब इसका गुणा कर देंगे तो सम निकल के नहीं आ जाएगा, ऑफ कोर्स आएगा। कैसे, यहाँ पर जब 31 गुणते 22 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये क्या है, 22 छात्रों के वजन का सम निकल के आ जाएगा। अब गुणा करने पर आता है 682, जब 31 में 22 का गुणा करेंगे तो आएगा 682। ये क्या निकल के आया है, 22 छात्रों के औसत में हमने 22 से गुणा कर दिया है, तो 22 छात्रों का औसत वजन का योग निकल के आया है। यानी अगर किसी का 50 किलो वजन रहता है, किसी का 52 किलो रहता है, किसी का 40 किलो रहता है, ऐसे ही 22 छात्र होंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे और 22 से भाग देंगे तो क्या निकल के आता है, 31, और यहाँ पर 31 निकल के आता है। फिर हमने जब हमें पता है कि औसत 31 है और नंबर क्या है, 22 है, यहाँ पर जैसे कि हमें सम निकालना है तो क्या करेंगे, ये औसत में नंबर ऑफ डाटा से गुणा कर देंगे। तो वही तो हमने किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे 22 छात्रों का सम निकल के आ गया 682। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को, अध्यापक के वजन को शामिल कर देने पर, यहाँ पर ये 22 छात्र थे, इसमें क्या कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है, 1 किग्रा बढ़ जाता है। यानी कि औसत वजन क्या था, 31 था, 22 छात्रों का औसत वजन 31 था। इसमें हमने एक टीचर को ऐड कर दिया, एक टीचर को ऐड किया तो अब संख्या क्या हो गई, पहले 22 छात्र थे, अब जब हमने इसमें टीचर को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 23 लोग हो गए, 22 छात्र और एक टीचर, तो क्या हो जाएंगे, 23 लोग हो गए। और यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 31 किग्रा, ये 22 छात्रों का औसत वजन है, तो प्रश्न में दिया है कि 22 छात्रों के समूह का औसत वजन, यानी कि 31 किग्रा में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर 1 किग्रा की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 किग्रा पहले था, 22 छात्रों का औसत वजन 31 किग्रा था, और इसमें हमने 1 की वृद्धि कर दी तो क्या हो गया, औसत वजन 32, यानी 23 लोगों का औसत वजन कितना निकल के आ गया, 32 निकल के आ गया। अगर 23 लोगों का हम सम निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं,
गुणा करने पर 23 में जब हम 32 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 736। जब सम निकालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे करेंगे 32 गुणित 23 तो क्या निकल के आएगा 736। 22 छात्रों का औसत कितना है 31 है और 22 छात्रों का सम कितना निकल के आया 682। और जब 22 छात्र थे उसमें एक टीचर को ऐड कर दिया है तो कितना हो गया 23 हो गया है। तो 23 टीचर और छात्रों का सम कितना निकल के आया है 736। टीचर और छात्रों के वजन का सम कितना निकल गया है 736 और यहाँ पर 22 छात्रों का सम कितना निकल गया है 682। तो यहाँ पर जब 22 छात्रों का सम है 682 और यहाँ पर 22 छात्रों का तो सम है ही लेकिन साथ में एक टीचर भी ऐड है इसमें, तो हम क्या करते हैं कि 22 छात्रों का जो वजन है उसको माइनस कर देंगे तो क्या टीचर का वजन ही निकल जाएगा। तो क्या करते हैं इसे माइनस करते हैं 736 यहाँ पे लिख लेते हैं 736 माइनस क्या करेंगे 682 तो क्या निकल के आएगा जब इसमें से 682 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 54। 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पर 13 में से 8 गया 5 तो ये क्या निकल के आ जाएगा 54 kg। ये क्या है इस प्रश्न का आंसर है। देख लो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को समझाने में हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा लग गया होगा लेकिन इस प्रश्न को जब आप लोग खुद से सॉल्व करोगे ना तो बहुत जल्दी कर लोगे क्योंकि इसमें इतना कुछ करना ही नहीं है जितना मैंने आप लोग को समझाने में टाइम वेस्ट किया है। इसे जब आप खुद से सॉल्व करोगे, अगर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं फिर से तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि 22 छात्र हैं और इनका औसत वजन कितना है 31 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है सम होता है, सम अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। 22 छात्रों का सम और नंबर ऑफ डाटा क्या है 22 है जो कि प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पर 22 छात्रों का औसत कितना दे रखा है 31 दे रखा है तो हम यहाँ पे 31 कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे सम पता कर लेंगे। जब 22 में सम क्या निकल के आएगा 22 में जब हम 31 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 682। अभी हमने पीछे किया था 22 में 31 का गुणा करने पे क्या निकल के आया 682। ये 682 क्या है 22 छात्रों के वजन का सम है, वजन का योग है, 22 छात्रों के वजन का योग है और प्रश्न में पूछा है कि अध्यापक का वजन क्या है तो हमें ये फाइंड करना है। तो आगे यहाँ पे प्रश्न में क्या दे रखा है कि अध्यापक के वजन को 22 छात्रों के औसत वजन में यानी कि 31 में औसत वजन क्या है 22 छात्रों का 31 है, 31 में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 22 छात्रों का औसत वजन क्या था 31, इसमें 1 किग्रा की वृद्धि होती है तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। प्रश्न में जैसा कहता है ठीक हमें वैसा ही करना है, प्रश्न तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। और ये क्या है कि 22 छात्र हैं तो यहाँ पे जब 22 ये छात्र हैं और इसमें एक अध्यापक शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखो प्रश्न में दिया है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का, मतलब कि पहले क्या था 22 छात्र थे, अब क्या हो गया कि 22 छात्र में एक अध्यापक की एंट्री हो गई तो टोटल छात्र और अध्यापक कितने हो गए 23 हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 23, यहाँ पे लिख लेंगे 23 यानी कि 23 लोगों का सम अब क्या निकल के आएगा, इसको जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32। तो ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे 32। अब जब हम इसका गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 736। 22 छात्रों का औसत वजन क्या है, 22 छात्रों का कुल वजन कितना है 682 है और 23 छात्रों का मतलब कि 22 छात्र और एक अध्यापक का वजन कितना है 736 है। तो इसमें किसका किसका वजन शामिल है, इसमें 22 छात्र का वजन शामिल है और एक अध्यापक का वजन शामिल है। और 22 छात्र का वजन क्या है 22 छात्र का वजन क्या है 682 है। तो हम क्या करते हैं इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते तो जो बचेगा वो क्या होगा एक अध्यापक का निकल के आ जाएगा ना वजन। तो यही तो इसका आंसर होगा। जब 736 में से 682 को माइनस करते हैं तो निकल के आता है 54 kg। ये इस प्रश्न का आंसर है। आपने कितना इजीली मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। वो सब जो मैंने आपको बताया है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आने के लिए बताया है कि जो बच्चा एकदम बेसिक से पढ़ रहा होगा, जो भी स्टूडेंट, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न ग्राफ से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिले होंगे ग्राफ से रिलेटेड। ये सारे रियल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर दे रखा है प्रश्न में कि नीचे दिया गया रेखा चित्र में एक कंपनी 5 विभिन्न उत्पादों यानी P1, P2, P3, P4, P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कि इस ग्राफ में ये लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है P1 कंपनी है, इस पर 15% लाभ, P2 पर 30%, P3 पर 27% ऐसे दर्शा रहा है। इतने परसेंट के लाभ को दर्शा रहा है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि उत्पाद P3 का राजस्व इतना है तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी राजस्व की बात नहीं की है, तो थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि उत्पाद P3 का व्यय क्या है 100 है, इस पर लाभ कितना हो रहा है 27% का। यहाँ पर देखिए 27% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर 100 पे 27% का लाभ होगा तो वो क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा।
127 हो जाएगा। अगर 100 पे 5% का लाभ हो रहा है तो 105, 20% का लाभ हो रहा है तो 120, ऐसे ही 27% का लाभ हो रहा है तो हमने क्या किया, 100 में 27 को ऐड कर दिया है। यहाँ पर ये 127 क्या है, राजस्व है, यानी 100 पर 27% का लाभ हुआ है तो क्या निकल के आया है, राजस्व। यानी कि 127 यूनिट यहाँ पर राजस्व निकल के आया है। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर दे रखा है कि राजस्व क्या है, इतना है। प्रश्न में इतना राजस्व दे रखा है और हमने निकाला है इतना, तो क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो 127 यूनिट किसके बराबर होगा, 38,100 के। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जब 127 का इसमें हम भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा 300। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 300। प्रश्न में पूछा है कि उत्पाद P3 का व्यय, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर 300 गुणित 100, तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा। ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर देखो आप लोग, ऑप्शन 2 सही है। ये सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर 27% का लाभ हुआ है, तो 27% का लाभ हुआ है तो ये क्या पता चल गया, राजस्व पता चल गया है। और राजस्व यहाँ पर दे रखा था इतना, तो हमने क्या किया, इक्वल करके एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। और यहाँ पर 100 यूनिट पूछ रहा था कि P3 का व्यय, तो हमने यहाँ पर माना था 100 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू इतना निकल के आ जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर के टोटल 25 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है, जो 11 फरवरी 2019 का क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद है सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे प्रीवियस ईयर पेपर के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।